नमस्कार बच्चों, विज्ञान की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो हम छठा पाठ पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया वाला। अब हम इसके अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं उत्प्रेरक के बारे में। तो बच्चों, उत्प्रेरक क्या होते हैं पहले तो ये जानते हैं कि उत्प्रेरक होते क्या हैं। तो बच्चों, उत्प्रेरक जो इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते लेकिन उसके वेग को प्रभावित कर सकते हैं, यानी परिवर्तित कर सकते हैं। वो वेग को कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वेग को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो कभी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। और फिर हम इसके कुछ एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं किस प्रकार से उत्प्रेरक जो है वो कार्य करते हैं। तो एक समीकरण हम लेते हैं। जैसे हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक है, KClO3। तो यदि हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, ये ऊष्मा देने का संकेत होता है। तो यदि पोटेशियम क्लोरेट को हम गर्म करें तो इस बहुत ज्यादा तेज गर्म करने पर भी इसमें ये जो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनने की जो क्रिया होती है बहुत मंद गति से होती है। लेकिन यदि आप इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड का थोड़ा चूर्ण डाल दें, MnO2 का चूर्ण डाल दें, तो ये कम ताप पर भी बहुत तेजी से अभिक्रिया होने लगती है। तो इस प्रकार से ये जो MnO2 है, यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड का जो चूर्ण है, वो इसके लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है ये इसके लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है, यानी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इसकी विशेषताओं की यदि हम बात करें कि उत्प्रेरकों की क्या विशेषताएं होती है, इसके क्या गुण होते हैं, तो बच्चों इसका सबसे पहला एक गुण तो ये हो गया कि ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, यानी ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात न इनका अपघटन होता है और ये अभिक्रिया के बाद जैसे होते हैं वैसे ही पड़े रहते हैं, वैसे ही बने रहते हैं। तो ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो अपने दूसरे ये कह सकते हैं कि ये केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, ठीक है। ये दूसरी इसकी विशेषता होगी, परिवर्तित करते हैं, ठीक है बच्चों, ये दूसरी विशेषता हो गई। फिर इसमें यह है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए जो उत्प्रेरक हैं वो विशिष्ट होते हैं बच्चों, ठीक है। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट का मतलब है कि यूं नहीं है कि MnO2 जो है वो इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है तो ये सभी अभिक्रियाओं के लिए ऐसा करेगा, ऐसा नहीं है। किसी अभिक्रिया का उत्प्रेरक जो विशिष्ट होता है, जो उसके लिए काम करता है, वो उसी अभिक्रिया के लिए काम करता है, अन्य किसी के लिए आप काम करना आवश्यक नहीं है। और फिर ये है कि उत्प्रेरकों की जो मात्रा है वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा है, वही पर्याप्त होती है। तो उत्प्रेरकों की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त है, ठीक है। यानी इसकी थोड़ी सी मात्रा जो है वो भी क्या होती है? सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त है। तो ये इसकी विशेषताएं हमने देखी कि 4 विशेषताएं इसकी ये होगी कि इनकी सूक्ष्म मात्राएं जो है वही पर्याप्त होती है। और आगे हम इसमें देखें कि ये कभी भी अभिक्रिया के वेग को प्रारंभ नहीं करते। ये अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं, ठीक है। अभिक्रिया प्रारंभ अपने आप होती है, तो प्रारंभ होने के बाद ये अपना योगदान शुरू करते हैं, ठीक है। ये प्रारंभ नहीं करते हैं, ये अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं। तो ये इसकी पांचवी विशेषता हो गई। और छठी विशेषता में हम देखें कि जो अभी ये उत्प्रेरक होते हैं वो अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं के लिए जो है वो प्रभावित करते हैं, ठीक है।
ये अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया क्या है वो मैं आपको भी बताता हूं कि कुछ अभिक्रियाएं उत्कर्णीय अभिक्रिया होती है जो आगे की दिशा में चलती है, और प्रतीप यानी पीछे की ओर भी चलती है, यानी उत्पाद बनते हैं तो साथ में उत्पाद टूट करके वापिस अभिकारक भी बनने लगते हैं, तो ये दोनों को प्रभावित करते हैं। तो ये एक विशेषता होगी इसकी। और एक ये कि ये ताप से भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये ताप से भी प्रभावित होते हैं। एक निश्चित ताप पर ये क्रियाशील होते हैं और इससे कम ज्यादा ताप करने पर जो है वो ये परिवर्तन में प्रभावित हो जाते हैं, तो ताप से भी प्रभावित होते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं बच्चों। यदि आपसे अभिकारकों की विशेषता पूछे तो आप ये बता सकते हैं इतने की अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, विशिष्ट होते हैं, थोड़ी मात्रा पर्याप्त होती है, और ये कभी प्रारंभ नहीं करते हैं अभिक्रिया को, और दोनों अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं और साथ में ताप से भी प्रभावित होते हैं। तो ये विशेषताएं पढ़ने के बाद हम कुछ अलग अलग प्रकार के उत्प्रेरकों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं समांगी उत्प्रेरक। ठीक है, समांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक। ठीक है, तो एक नंबर ये हो गया समांगी उत्प्रेरक, और इसके सामने हम दूसरा लिखते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। यानी जो विषमांगी और समांगी क्या है मैं आपको भी बताता हूं। विषमांगी उत्प्रेरक। तो बच्चों समांगी से यहां मतलब यह है कि यदि उत्प्रेरक और अभिकारकों की भौतिक अवस्था एक जैसी है तो इस प्रकार के उत्प्रेरक हैं वो क्या कहलाते हैं? समांगी कहलाते हैं। और यदि अभिकारकों और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान नहीं है तो विषमांगी होते हैं। बस सीधी सी बात है, एकदम छोटी सी। जैसे आप देख सकते हैं कि यदि हम मेथिल एसीटेट की जल से अभिक्रिया कराते हैं, यानी मेथिल एसीटेट हो गया आपका CH3 COOCH3, तो ये हो गया बच्चों मेथिल एसीटेट। और जब हम इसकी जल से अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें एक उत्प्रेरक जो हमें चाहिए होता है वो होता है HCl का जलीय विलयन। HCl का जलीय विलयन, तो ये एक्वेस होता है, तो इसको AQ से लिखते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो एथिल एसीटेट है ये भी लिक्विड है। ठीक है, और जल होता है वो भी लिक्विड होता है। तो इस प्रकार इन तीनों की भौतिक अवस्था क्या होगी? समान होगी। तो बनने वाला जो एसिटिक अम्ल होता है यानी CH3 COOH, और साथ में बनता है मिथिल एल्कोहल CH3OH। ठीक है, तो ये एसिटिक अम्ल हो गया और ये मेथिल एल्कोहल हो गया। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि यदि अभिकारकों की, ये अभिकारक है जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इनकी और उत्प्रेरक की यदि भौतिक अवस्था एक जैसी है तो वो समांगी उत्प्रेरण होता है। और इसकी एक छोटी सी अभिक्रिया और भी ले सकते हैं कि यदि आप सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन से, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो इससे जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक उत्प्रेरक के रूप में काम आता है, वो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड होती है NO। तो आप जानते हैं कि ये भी गैस है और ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो तीनों गैसीय स्टेट में होंगे। तो इस प्रकार से ये विषमांगी उत्प्रेरण हो गया। इसी प्रकार से विषमांगी उत्प्रेरण होगा जब इनकी तीनों की भौतिक अवस्था समान नहीं होती है। तो इसमें आप ले सकते हैं कि यदि नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोजन से तो आप जानते हैं कि क्या बनता है? अमोनिया बनता है। तो ये अभिक्रिया जो है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो इसको आप इस प्रकार के तीर से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जो उत्प्रेरक का कार्य करता है वो होता है लोहे का चूर्ण। ठीक है बच्चों, लौह चूर्ण होती है। तो आप जानते हैं कि ये भी सॉलिड होता है, और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन गैसीय स्टेट में होती है
और हाइड्रोजन भी गैसीय स्टेट में होती है। तो ये दोनों गैस हो गई और ये सॉलिड हो गया। तो इस प्रकार से इसमें जो है वो ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो ये विषमांगी उत्प्रेरण हो गया, क्योंकि इनकी भौतिक अवस्था समान नहीं है। इसी प्रकार जब वनस्पति तेलों का जो है वो हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो उसमें निकिल की पाइप से उनको गुजारा जाता है, तो वहां पर भी क्या होता है, वो विषमांगी उत्प्रेरण होता है। तो ये हमने देखा कि समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है। तो आप इनकी परिभाषा याद रखें और इनके एक एक उदाहरण से कम आप समीकरणों को लिख लिख के याद करें और परिभाषा को याद करेंगे तो साथ में इनकी जो है वो आपको याद हो जाएंगे कि किस चीज को क्या कहा जाता है। फिर इसे समीकरण याद करने में भी आपको आसानी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो तीसरे नंबर पर आ गया आपका धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। और फिर चौथे नंबर पर हम देखते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। ऋणात्मक उत्प्रेरक, तो धनात्मक उत्प्रेरक जैसे कि नाम से स्पष्ट है बच्चों, जैसे नाम आप देख रहे हैं धनात्मक और यहाँ ऋणात्मक। तो धनात्मक से यहाँ मतलब हो गया कि वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं और वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं तो ऋणात्मक हो गए और बढ़ाने वाले धनात्मक हो गए। तो इसका एक उदाहरण हमने शुरू में ही लिया था कि यदि पोटेशियम क्लोरेट को आप जब गर्म करते हैं KClO3 को, तो यदि हम पर MnO2 का चूर्ण डाल देते हैं तो वो उसके लिए धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो इससे KCl और ऑक्सीजन बनेगी, बहुत तेजी से बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, ठीक है। और ऋणात्मक उत्प्रेरक जो है वो आपको पता है कि जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं तो वो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है H2O2, तो यदि उसको आप खुले में छोड़ देंगे तो उसका अपघटन हो जाता है और वो जल और किस में बदल जाएगा, ऑक्सीजन में बदल जाती है, H2 और O2 में बदल जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ग्लिसरॉल के घोल में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल जो क्या करती है, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो इस H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है, इसका अपघटन होने से रोकती है। तो ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से एक अभिक्रिया के साथ आप कम से कम एक उदाहरण और याद रखें। तो यहाँ पर भी आपको एक उदाहरण और दिया हुआ है जो हमने जो पहले पढ़ा था सल्फर डाइऑक्साइड वाला, कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, ठीक है, ये यहाँ पर धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये दो धनात्मक उत्प्रेरक के उदाहरण हो गए। आप लिख लिख के समीकरणों को याद करें। और यहाँ पर एक चीज और हम ले सकते हैं कि जैसे क्लोरोफॉर्म होती है, जो एक गैस होती है वो जो बेहोश करने के काम आती है। तो क्लोरोफॉर्म जो गैस होती है वो क्या होती है कि यदि आप उसको वायु में की उपस्थिति में रखेंगे तो वो क्या करती है, एक गैस बना लेती है, विषैली गैस बना लेती है, फॉस्जीन नाम की, COCl2 बना लेती है और साथ में HCl बनता है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इसको एथिल एल्कोहल में रखा जाता है, C2H5OH में रखा जाता है। तो यहाँ पर ये C2H5OH एथिल एल्कोहल जो वो किसके लिए, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करती है, इसके लिए क्लोरोफॉर्म के लिए। तो आप इनके नाम याद रखें साथ में और अभिक्रियाओं को लिख लिख के याद करें। तो ये आपको परिभाषाएं भी याद रहेगी और समीकरणें भी याद रह जाएगी। फिर बच्चों एक होता है सवतः उत्प्रेरक। तो हम पांचवा प्रकार इसका पढ़ते हैं। पांचवा प्रकार हो गया सवतः उत्प्रेरक। सवतः उत्प्रेरक, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, सवतः उत्प्रेरक का मतलब ये हो गया कि जो सवतः उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाए तो क्या होता है कि जब आप एथिल एसीटेट को, ठीक है, CH3COO
C2H5 ये होता है बच्चों एथिल एसीटेट। तो ये जो है वो जल से अभिक्रिया करके और क्या बनाता है, एसिटिक अम्ल बनाता है, CH3COOH ये एसिटिक अम्ल होता है और साथ में एथिल एल्कोहल बनता है। तो बच्चों जैसे ही एथिल एल्कोहल की या एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा बन जाती है तो इस अभिक्रिया का वेग जो अपने आप बढ़ जाता है। शुरू में ये धीमी शुरू होती है लेकिन इसकी थोड़ी सी मात्रा बनने पर ही क्या होता है कि अभिक्रिया का वेग तीव्र हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, इसमें बच्चों एसिटिक अम्ल जो है वो इसका कार्य करता है। तो एसिटिक अम्ल की थोड़ी सी मात्रा बनने पर ही क्या करती है, ये इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो इस अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाला यानी किसी अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाला पदार्थ ही उसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य यदि करने लगे तो उसमें हम बोलते हैं स्वतः उत्प्रेरक। ठीक है बच्चों, तो ये अभिक्रिया आप याद रखें, साथ में यौगिकों के नाम भी याद रखें। फिर बच्चों छठे नंबर पर आता है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक तो ये जैविक अभिक्रियाओं के लिए काम आते हैं। तो जैविक अभिक्रियाएं जो हमारे शरीर में या जो जानवरों के शरीर में होती है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे यूरिया है, ठीक है, NH2CONH2 ये यूरिया का सूत्र होता है बच्चों। तो ये क्या है कि जल के साथ क्रिया करके और क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। ठीक है, NH3 बनाती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो यूरिएज होता है, ठीक है, यूरिएज, तो ये जो है वो किसका कार्य करता है, एक जैविक उत्प्रेरक का कार्य करता है। या एंजाइम जो होता है वो, ये एंजाइम भी बोलते हैं जैविक उत्प्रेरकों को, तो ये इसमें जैविक उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो है माल्टोस जो होती है, माल्टोस जो शर्करा होती है, तो उसका जब ग्लूकोज में निर्माण में जो काम आती है, तो ग्लूकोज में जब वो बदलती है तो क्या होता है कि यहाँ पर जो माल्टेस होता है, ठीक है, ये इसमें किसका कार्य करता है, जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया जैव उत्प्रेरक, यानी जो जैविक अभिक्रियाओं में काम आते हैं वो उत्प्रेरक जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। और फिर हम देखते हैं उत्प्रेरक वर्धक। तो यहाँ पर एक नई चीज आई है, उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक, तो यहाँ से आपको उत्प्रेरक वर्धक को यूं समझना है कि जो पदार्थ किसी उत्प्रेरक के लिए जो है वो वर्धन का कार्य करे, यानी उत्प्रेरक की सक्रियता को जो बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक समीकरण हम पहले पढ़ चुके हैं 2-3 बार, उस समीकरण का हम हवाला लेते हैं यहाँ पर। जैसे आपने देखा कि नाइट्रोजन जो होती है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या करती है, अमोनिया बनाती है। तो इस अभिक्रिया के अंदर, ठीक है, इस अभिक्रिया के अंदर जो है वो हमने देखा कि लौह चूर्ण हम डालते हैं तो वो इसके लिए धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करती है, ठीक है, इसके वेग को बढ़ाती है अभिक्रिया। लेकिन इसमें यदि मोलिब्डेनम का चूर्ण डाल दें तो वो इस उत्प्रेरक की सक्रियता को और बढ़ा देगा ताकि ये इसकी अभिक्रिया के वेग को और तीव्र कर सकता है। तो इस प्रकार से वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। और इस प्रकार ही होते हैं उत्प्रेरक विष। तो उत्प्रेरक विष जो है वो बिल्कुल इसका उल्टा कार्य करते हैं। तो उत्प्रेरक विष जो होते हैं, तो हम यहाँ पढ़ते हैं उत्प्रेरक विष। दूसरी बात जो है उत्प्रेरक विष। जो उत्प्रेरक विष क्या होते हैं कि जो उत्प्रेरक की सक्रियता को कम करते हैं, यानी वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को कम करते हैं, क्रियाशीलता को कम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। तो हमने जो अभी अभिक्रिया पढ़ी है अमोनिया वाली, जैसे N2 जो है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। तो इसमें क्या होता है कि लोहे का जो चूर्ण डालते हैं वो तो उत्प्रेरक का कार्य करता है, इसकी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। लेकिन यदि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हम इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है इसमें विस्तृत करते हैं
तो वो क्या करती है, इस लोह चूर्ण की सक्रियता को कम करेगी, जिससे कि अभिक्रिया के वेग को ये कम करने में ये जो Fe है वो अभिक्रिया के वेग को उतना तेजी से नहीं बढ़ाएगा। इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर उत्प्रेरक विष का कार्य करती है। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर जो है वो पूर्ण होता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें मैंने सभी बातों को जो समेटा है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको आयन वगैरह बताई थी कि आयन कैसे बनते हैं और यौगिक कैसे बनते हैं और अभिक्रियाएं कैसे होती है, ये सब बातें जो है वो अगर आपने शुरू में सीखी है तो आपके लिए ये मेरी वीडियो बहुत उपयोगी हो सकते हैं। तो एक बात अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आप समीकरणों को बार बार लिख कर याद किया करें, आयनों के सूत्र याद करें, ताकि आपको यौगिकों के सूत्र याद हो जाएं, और यौगिक याद होंगे तो आपके लिए अभिक्रिया आसान हो जाएगी। तो मेरी ये वीडियो कैसे लगे आपको कमेंट किया करो, और ज़रूर मेरी वीडियो जो शेयर किया करो, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और आपके जो जितने भी दोस्त हैं, आपके परिचित हैं, उनसे भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कराएं, ताकि मुझे जो है वो ये कार्य करने में और उत्साह मिले। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी वीडियो पसंद करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।